अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हमारे पास पोस्ट आरएन सेमेस्टर 1 एशियन 1 का ये नेक्स्ट टॉपिक है रिस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, हमारा टॉपिक है एस्थमा का। हमने एस्थमा डिजीज़ के बारे में पढ़ना है, तो उससे पहले थोड़ा सा रिव्यू दे दें हम रिस्पिरेटरी सिस्टम पे। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम हमारे पास क्या है कि अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ लंग्स एंड एयर पैसेजेस स्पेशलाइज्ड फॉर द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द ब्लड। ये हमारे पास एक सिस्टम है जो कि लंग्स पर कंसिस्ट है। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है विद द ब्लड्स। ठीक है, ब्लड के थ्रू हमारे पास क्या होता है, गैसेस की एक्सचेंजिंग होती है और ऑक्सीजन की हम इनटेक करते हैं। तो रिस्पिरेशन हमारे पास क्या है, द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द सेल्स ऑफ द बॉडी। के ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हम जब एयर इन करते हैं तो ऑक्सीजन इन करते हैं, और जब आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आउट करते हैं। तो ये हमारे पास इसका एक्सचेंज है गैसेस का, किसके बीच में, एटमॉस्फेयर, यानी हम बाहर हवा से क्या करते हैं, अपने बॉडी के अंदर क्या करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, लेते हैं। रिस्पिरेशन इंक्लूड्स, इसमें तीन चीज़ें आती हैं। पहला क्या है, वेंटिलेशन ऑफ लंग्स होता है, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। एक्सटर्नल रिस्पिरेशन होती है जो कि क्या होती है कि गैसेस का एक्सचेंज होता है किसमें, लंग्स और ब्लड में, उसको एक्सटर्नल बोलते हैं रिस्पिरेशन। और इंटरनल रिस्पिरेशन हमारे पास क्या होती है, जो ब्लड और टिश्यूज से होती है। और द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म। फंक्शन ऑफ रिस्पिरेशन हमारे पास क्या है कि मेजर फंक्शन इसका क्या है कि पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है, डिफ्यूजन होती है किसकी, ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की, किसके, एल्वेलाई और ब्लड के बीच में। और रेगुलेशन होती है, मतलब कि रेगुलेट होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड और टिश्यूज में। फिर हमारे पास क्या है, रिस्पिरेटरी सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अपर और लोअर। अपर में हमारे पास क्या आता है, नोज, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स आता है, इसको अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं। और लोअर में हमारे पास ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और लंग्स आते हैं। फिर हमारे पास आता है ब्रोंचिस ऑफ ब्रोंकियल ट्री। सबसे पहले ट्रैकिया आता है, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स से हमारे पास यहाँ पर डायग्राम में बताया गया। इस तरह से हमारे पास लंग्स का पूरा पैसेज है। फिर हमारे पास आता है डायफ्राम, इज अ स्केलेटल मसल सेपरेटिंग चेस्ट एंड एब्डोमेन, जो हमारे पास चेस्ट मसल्स को और एब्डोमेन हमारे पेट की कैविटी को हम जो अलग करता है उसको डायफ्राम बोलते हैं। हमारे पास इसमें इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन आती है। तो इंस्पायरेशन जब हम होता है तो डायफ्राम हमारा क्या हो जाता है, कंट्रैक्ट हो जाता है। और जब हमारे पास थोरेसिक स्पेस है, हमारे पास थोरेसिक स्पेस वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, मतलब कि बड़ी हो जाती है, जिसमें हम क्या करते हैं, एयर फ्लोज इन, एयर अंदर की तरफ जाती है। एक्सपायरेशन में क्या होता है कि डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है और थोरेसिक स्पेस क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है, जिसमें हमारे पास एयर क्या होता है, एयर फ्लोज आउट होता है। अब यहाँ हमारे पास स्टार्ट हो जाता है एस्थमा डिजीज़। एस्थमा हमारे पास क्या है कि कंडीशन इन विच यूर एयरवेज नैरो हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं और एक्स्ट्रा म्यूकस बलगम प्रोड्यूस करना शुरू हो जाते हैं। इसमें क्या हो जाता है, हमें ब्रीथिंग क्या हो जाती है, डिफिकल्ट होना शुरू हो जाती है, जिसके साथ हमें कफिंग होती है। ठीक है, हमारे पास विस्लिंग साउंड, सांस जब लेते हैं तो उससे विसल साउंड, सीटी की एक आवाज़ सी आती है। और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, ठीक है, ब्रीथ आउट करने पर हमें सीटी की आवाज़ आती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब कि सांस मुश्किल से लेते हैं। ये हमारे पास एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है। ठीक है, एयरवेज, जिसमें क्या होता है, कॉज एन इंक्रीज इन द एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस दिस लीड्स टू current episode of wheezing, breathlessness, chest tightness, cough, particularly at night और early in morning। ये रात के वक्त ज़्यादा होती है या अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा होती है। ठीक है, ये हमारे पास एक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है। हमारे इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर जब हो जाती है तो पहले हमने पढ़ा कि क्या हो जाता है, नैरो एयरवेज क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है, स्वेल हो जाती है, जिसकी वजह से हम हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस करना, मतलब सांस ज़्यादा जल्दी जल्दी लेना शुरू कर देते, तो उसके थ्रू हमारे पास ये फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। इसकी एपिडेमोलॉजी क्या है कि मैनी कंट्रीज इसमें इसके प्रेवलेंसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, इसके क्या होता है कि यंग एडल्ट में पाई जाती हैं और कितने को इफेक्ट करती है, 15% ऑफ पॉपुलेशन को ये इफेक्ट किया हुआ है इसने। एस्थमा बीइंग कॉमनर इन मोर डेवलप्ड कंट्रीज, मोर डेवलप्ड कंट्रीज में ये बहुत कॉमन है। ठीक है, कितना वर्ल्ड वाइड इसको 300 मिलियन पीपल्स में एस्थमा पाया गया है। ठीक है, और 400 मिलियंस तक ये 2025 में जा सकता है। अभी 300 है और 2025 में ये 400 मिलियंस को कर सकता है इफेक्ट। चाइल्डहुड में क्या है, एस्थमा इज मोर कॉमन इन बॉयज़ होता है। ठीक है, बट फॉलोइंग प्यूबर्टी फीमेल्स आर मोर फ्रिक्वेंटली अफेक्टेड। और प्यूबर्टी फीमेल्स होती हैं जो कि मतलब फीमेल जो जवान यंग एज 15, 16, 17 की जो एज होती है उसमें जो होता है वो हमारे पास फीमेल्स भी अफेक्ट हो जाती हैं। इसका रिस्क और etiology क्या है कि एस्थमा अकर इन फैमिलीज विच सजेस्ट दैट इट इज़ एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर। ठीक है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर मतलब कि जो विरासती तौर पर होती है। एलर्जी इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्री डिस्पोजिंग फैक्टर फॉर एस्थमा। एलर्जी हो सकती है इसकी एक प्रॉब्लम, क्रॉनिक एक्सपोजर टू एयरवे इरिटेंट्स वगैरह के पास या किसी एलर्जेंस का हमें एक्सपोजर हुआ हो, ठीक है, तो वो हमारे पास एस्थमा का रिस्क कर सकती है डेवलप। कॉमन एलर्जेंस हो सकती है लाइक सीजनल वगैरह। ठीक है, सीजनल एलर्जी जो हो जाती है उसके थ्रू हो जाता है। फिर एक्सेटरेटरी स्ट्रेस, कोई बंदा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा रोता है, ठीक है, स्ट्रेस और क्राई की स्टेट में भी हमारे पास एस्थमा होने का चांस है। ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट होगा सच एज फूड, कोल्ड, एयर पोल्यूशन, ड्रग, एलर्जी, ठीक है, फैक्टर्स हमारे पास ये सब क्या कर सकती है, ये हमारे पास इसके रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से हमें एस्थमा हो सकता है। ट्रिगर्स हमें इसके क्या है कि एलर्जेंस है, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट वायरल इन्फेक्शन के, मतलब अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट का कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, कोल्ड एयर ठंडी हवा की वजह से हो गया,
सल्फर डाइऑक्साइड ड्रग्स, बीटा ब्लॉकर, एस्पायरिन की वजह से हो गया, स्ट्रेस की वजह से, इरिटेंट हो गया जैसे कि हाउस होल्ड स्प्रेस वगैरह पे, पेंट की खुशबू वगैरह की वजह से, ठीक है। ये हमारे पास अस्थमा के ट्रिगर है। इस डायग्राम में बताया गया कि वो बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, पोलन वगैरह, ठीक है, बग्स इन द होम वगैरह हो गए, केमिकल फ्यूम्स, कोल्ड एयर, ये सब क्या है, अस्थमा के ट्रिगर्स हैं। फिर टाइप्स ऑफ अस्थमा आ गए हमारे पास कि अस्थमा के कितनी टाइप्स हैं। एलर्जिक अस्थमा होता है, ठीक है, जिसको एक्सट्रिंसिक अस्थमा कहा गया है, व्हेन द सिम्टम्स आर इंड्यूस्ड बाय अ हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स टू द इनहेलेशन ऑफ स्पेसिफिक एलर्जेंस की वजह से हमारे पास क्या हो जाती है कि सिम्टम्स उसके इंड्यूस हो जाते हैं, हमारे पास इम्यून सिस्टम जो है वो हाइपर रिस्पॉन्स करना शुरू हो जाता है। और दूसरा आ गया नॉन एलर्जिक अस्थमा। इसमें इंट्रिंसिक अस्थमा इसको कहा गया है कि दिस टाइप ऑफ अस्थमा इज ट्रिगर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ इरिटेंट्स इन द एयर दैट आर नॉट रिलेटेड टू एलर्जीज, कि मतलब एयर में कोई इरिटेंट्स होने की वजह से जो है वो हमें अस्थमा हुआ हो और ये एलर्जीज के इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। दिस इरिटेंट स्टिमुलेट पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर इन द एयरवेज कॉजिंग द ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। ये हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को क्या करती है, एक्टिवेट कर देती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है कि ब्रोंको मतलब हमारे जो ब्रोंक्यूल्स हैं, ठीक है, ब्रोंकाई, उनकी कंस्ट्रिक्शन होना शुरू हो जाती है और उसकी इन्फ्लेमेशन होती है। फिर हमारे पास यहाँ पर आता है मिक्स्ड एस्थमा के एस्थमा इज कम्बिनेशन ऑफ बोथ एलर्जिक एंड नॉन एलर्जिक एस्थमा। दिस द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एस्थमा। मीन्स जो हमने एलर्जिक और नॉन एलर्जिक पढ़ा ये इसमें दोनों आ जाते हैं मिक्स्ड एस्थमा में, ठीक है। फिर कफ वेरिएंट एस्थमा है। दिस डज नॉट हैव द क्लासिक सिम्टम्स ऑफ एस्थमा सच एज वीजिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इंस्टेड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय वन सिम्टम परसिस्टेंट ड्राई कफ। इसमें कुछ नहीं होता, ओनली कफ होता है, इसमें कोई सिम्टम्स वगैरह हमें शो नहीं होते, ओनली जस्ट सिंपल इसमें क्या होती है, ड्राई कफ होती है। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा से क्या होगा, अफेक्ट द पर्सन ड्यूरिंग आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी के बाद या पहले जो है वो पर्सन्स को अफेक्ट करे, ठीक है, उसको एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा बोलते हैं। नॉक्टर्नल अस्थमा, नॉक्टर्नल अस्थमा क्या है कि कैरेक्टराइज बाय सिम्टम्स दैट गेट्स वर्सन एट नाइट, ठीक है, जो कि रात के वक्त हमारे पास इसके सिम्टम्स क्या हो जाते हैं, बहुत सख्त किस्म के हमें सिम्टम्स को होना शुरू हो जाते हैं। दोस्त हु सफर फ्रॉम नॉक्टर्नल अस्थमा कैन आल्सो एक्सपीरियंस सिम्टम्स एनी टाइम ऑफ डे, ठीक है, अगर किसी को नॉक्टर्नल अस्थमा है तो वो किसी भी दिन में किसी भी टाइम पर भी उसको ये अटैक हो सकता है अस्थमा का। ऑक्यूपेशनल अस्थमा हमारे पास क्या है कि ट्रिगर्ड बाय दैट एग्जिस्ट इन पर्सन वर्क प्लेस। ऑक्यूपेशनल अस्थमा का इंसान मतलब कोई ऐसी जगह पर काम करे जैसे कि फार्मिंग करता हो, ठीक है, वुड का काम करता है, लकड़ी काटने वगैरह का काम, टेक्सटाइल कंपनी में काम करता हो, तो वहाँ के जो केमिकल्स पार्टिकल्स वगैरह होते हैं ना वो हमारी सांस में चले जाते हैं, तो उनकी वजह से भी हमें अस्थमा हो सकता है। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल अस्थमा, कि अगर किसी काम की जगह की वजह से जो है वो इंसान का अस्थमा हुआ। इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है कि द प्रिंसिपल सिम्टम्स वीजिंग अटैक्स एंड एपिसोडिक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, मतलब वही वीजिंग अटैक होगा। वीजिंग मतलब कि विस्लिंग साउंड्स वगैरह होंगे एयर आउट करते वक्त, और शॉर्टनेस ऑफ एसओबी का मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है। टिपिकल सिम्टम्स इंक्लूड रिकरेंट एपिसोड ऑफ वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस, ब्रेथलेसनेस एंड कफ वगैरह वही होगा। इन सम इंस्टेंस कफ में भी ओनली द सिम्टम्स। कुछ केसेस में हमारे पास जैसे पड़ा है कि कफ वेरिएंट अस्थमा, तो उसमें क्या होगा, ओनली कफ होगा। कफ विद और विदाउट म्यूकस प्रोटेक्शन, कफ होगी लेकिन क्या पता हो साथ में उसकी म्यूकस हो या म्यूकस ना भी हो, ठीक है। एक्सपायरेशन रिक्वायर्स एफर्ट एंड बिकम्स प्रोलॉन्ग, ठीक है, एक्सपायर करने पे एयर एक्सपायरेशन पे हमारे पास क्या होगा कि मुश्किल होगी, और क्या होगा कि बिकम प्रोलॉन्ग, और प्रोलॉन्ग मतलब कि ज़्यादा टाइम तक हम सांस को बाहर हमारा हो सकता है, एक्सपायर करने में वक्त लग सकता है। फिर हमारे पास इसकी वही क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगी कि वीजिंग होगी, डिसअपनिया शॉर्ट मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो जाएगी, कफ होगी, चेस्ट टाइटनेस, एक्सपायरेशन में भी प्रोलॉन्ग, वही सिक्रेशन में भी वाइट थिक टेनेशियस जेलेटिनस म्यूकस, मतलब चिपचिपा सा अजीब कलर का वाइट किस्म का हमारे पास म्यूकस होगा। डायग्नोस्टिक स्टडी हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी हिस्ट्री देखेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, पीएफटी टेस्ट वगैरह होगी, पीक एक्सपेरिटी फ्लो रेट, चेस्ट एक्सरे, एबीजी, एलर्जी स्किन टेस्टिंग, ब्लड लेवल ऑफ एसिनोफिल और आईजीई वगैरह हम देखेंगे। हिस्ट्री टेकिंग में इसका क्या होगा कि कंप्लीट फैमिली हिस्ट्री, एनवायरमेंटल और ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री हमारे पास ज़रूरी है। फैमिली हिस्ट्री में क्या होगा कि फैमिली में किसी को अस्थमा तो नहीं है। एनवायरमेंटल में पूछेंगे कि किसी सीजनल चेंजेस की वजह से हुआ है या किसी पोलन अटैक वगैरह की वजह से हुआ है, क्लाइमेट चेंजेस की वजह से हो गया। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री में देखेंगे कि क्या है कि कोई रिलेट केमिकल्स या कंपाउंड्स वगैरह की वजह से तो हमारे पास नहीं हुआ, इंक्लूडिंग मेटल्स, हार्ट्स, वुड एंड वेजिटेबल डस्ट वगैरह, ठीक है। मेडिकेशन में देखेंगे कि किसी मेडिकेशन फॉर एग्जाम्पल एस्पायरिन की वजह से तो नहीं हो रहा। इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड प्लास्टिक बायोलॉजिकल एंजाइम्स और लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स की वजह से या एनिमल और इंसेक्ट्स के घर में होने की वजह से तो नहीं हुआ। लंग्स इन्वेस्टिगेशन में क्या आ जाएगा कि लंग फंक्शन टेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट शोज वेरिएबल एयर फ्लो लिमिटेशंस, ठीक है। ब्लड टेस्ट शो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एसिनोफिल्स इन
पेरिफेरल ब्लड साथ में नॉर्मल वैल्यू बताई गई है। स्पूटम टेस्ट हमारे पास क्या, द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ एसिनोफिल्स इन द स्पूटम इज अ मोर यूजफुल डायग्नोस्टिक टूल, कि हमारे पास अगर बलगम से टेस्ट करेंगे तो उसमें हमारे पास एसिनोफिल का क्या होगा, लार्ज नंबर होगा, तो इससे हमारे पास ये यूजफुल डायग्नोस्टिक टूल है, ठीक है, जिससे हमें पता लगेगा कि क्या हो गया, हमारे पास एस्थमा है। चेस्ट एक्सरे हम देखेंगे, देयर इज नो डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ एस्थमा ऑन द चेस्ट एक्सरे, ठीक है। स्किन टेस्ट में स्किन प्रिक टेस्ट एसपीटी शुड बी परफॉर्म इन ऑल केसेस ऑफ एस्थमा टू हेल्प आइडेंटिफाई एलर्जिक कॉज, ठीक है। गोल्स ऑफ एस्थमा मैनेजमेंट हमारे पास क्या होगा, अचीव एंड मेंटेन कंट्रोल ऑफ सिम्टम्स, क्या हम क्या करेंगे कि अपने सिम्टम्स को क्या करेंगे, कंट्रोल रखेंगे, अपने गोल को अचीव करेंगे। मेंटेन पल्मोनरी फंक्शन एज क्लोज टू नॉर्मल एज पॉसिबल, हम अपने लंग्स के पल्मोनरी मीन्स के लंग्स के फंक्शंस को क्या करेंगे, हम नॉर्मल रखने की कोशिश करेंगे। अवॉइड एडवर्स इफेक्ट फ्रॉम एस्थमा मेडिकेशन, से जो एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं हम उसका अवॉइड करेंगे, मतलब कि अच्छी से अच्छी टैबलेट्स उसको देंगे जिससे हमारे पास जिसका एडवर्स इफेक्ट कोई ना हो। प्रिवेंट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ इरिवर्सिबल लिमिटेशंस, ठीक है, इरिवर्सिबल लिमिटेशंस को देखेंगे कि कोई इरिवर्सिबल तो नहीं हो रही है। प्रिवेंट एस्थमा मोर्टेलिटी, मतलब मोर्टेलिटी मतलब कि डेथ रेट, कि एस्थमा की वजह से मरने वालों की तादाद को क्या करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे। एस्थमा की वजह से लोगों की डेथ को प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट के क्या होगा कि कीप द पेशेंट इन अपराइट पोजीशन, मतलब कि सीधा बिठाए रखेंगे। स्टार्ट ऑक्सीजन 50 to 60% इनिशियली देंगे। कंटिन्यू टिल द पेशेंट इज बेटर एंड नॉट डिस्पेलिक, मतलब कि उसको सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो रही हो तब तक हम 50 to 60% ऑक्सीजन देते रहेंगे। निबलाइज करेंगे विद साल्बिटामोल और टर्बिटलिन फॉर इमीडिएट रिलीफ, के लिए हम साल्बिटामोल और टर्बिलिन का मिक्सचर करके क्या करेंगे, उसको निबलाइज करेंगे। साल्बिटामोल 5 mg तक देंगे, ठीक है, विद 1 ml पर नॉर्मल सलाइन में, ठीक है। स्ट्रेट करेंगे, जल्दी देंगे, स्ट्रेट मतलब कि फ़ौरन देंगे। रिपीट डोसेस का क्या होगा, एट 15 मिनट्स इफ़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर, ठीक है। फिर हमारे पास आवरली फॉर नेक्स्ट फ्यू आवर्स टिल ब्रोंकोस्पाज्म इस कंट्रोल, का हमारे पास ब्रोंकोस्पाज्म की वजह कंट्रोल हो जाए तब तक हम देते रहेंगे। सिक्योर आईवी लाइन, ठीक है, आईवी लाइन इसको पास करेंगे, किस लिए पास करेंगे, ताकि हम इसको इंजेक्शंस लगा सकते हैं, कौन से हाइड्रोकोर्टिसोन वगैरह लगा सकें, ठीक है। फिर एंटीबायोटिक इफ देयर इज एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, और अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह भी है तो हम क्या देंगे, उसकी वजह उस इन्फेक्शन की वजह से क्या देंगे, एंटीबायोटिक देंगे। फिर हम इसकी असेसमेंट क्या करेंगे कि असेसमेंट इन्वॉल्व्स ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट करंट सिम्टम्स एज वेल एज प्रीवियस डिजीज इन्वेस्टिगेशन। असेसमेंट में हम क्या करेंगे, उससे इन्फॉर्मेशन लेंगे, ठीक है, हम कंप्लीट फैमिली इन्फॉर्मेटिव ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री वगैरह ले लेंगे। फिर नर्सिंग डायग्नोस में हमारे पास क्या आएगा कि इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सिक्रीशन एंड ब्रोंकोस्पाज्म, कि हमारे पास एयरवे क्या है कि इनफेक्टिव है, ठीक है, वो क्लियर नहीं है, जिसके क्या रिलेट कर रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ सिक्रीशन एंड ब्रोंकोस्पाज्म की वजह से, और सिक्रीशन म्यूकस सिक्रीट होने की वजह से क्या है कि एयरवे हमारे पास बंद है। इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न है हमारे पास किसकी वजह से कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ठीक है, मसल्स ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन और एयरवे इरिटेंट्स की वजह से ब्रीथिंग पैटर्न जो हमारे पास इनफेक्टिव है। एक्टिविटी इंटॉलरेंस है ड्यू टू फैटिक की वजह से, फैटिक थकावट वगैरह की वजह से हो गया। इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न्स एंड हाइपोक्सीमिया है। डिफिशिएंट नॉलेज है ऑफ सेल्फ केयर स्ट्रेटजीज टू बी परफॉर्म एट होम, घर में अपना ख्याल नहीं रख सकते, इसकी नॉलेज नहीं है। इनफेक्टिव कॉपिंग रिलेटेड टू रिड्यूस सोशलाइजेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, लोअर एक्टिविटी लेवल एंड द इनएबिलिटी टू वर्क, हमारे पास कॉपिंग लेवल मतलब कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसकी वजह से बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसका एंजाइटी डिप्रेशन लेवल क्या है, वो हाई है। इंटरवेंशंस हमारे पास क्या होंगी कि असेस द क्लाइंट फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्विंग रेस्पिरेटरी रेट एंड डेथ, हम उसको असेस करते रहेंगे, ठीक है। फिर असेस करेंगे ब्रीथिंग के पैटर्न्स को, कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो नहीं हो रही है, उसके लिप्स तो ब्लू नहीं हो रहे हैं, ठीक है, उसके नेजल फ्लेइंग्स वगैरह तो नहीं हो रही है, उसको ऑक्सीजन देंगे, ऑक्सीजन फेस मास्क के थ्रू। फिर मॉनिटर करेंगे उसकी एवीजीज और ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल को हम देखते रहेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एस्थमा है, एस्थमेटिक पेशेंट है, ठीक है, जिसके पास एस्थमा के लिए क्या है, पंप है जो हम ये यूज़ करते हैं। इसके आउटकम्स हमारे पास क्या है कि डिक्रीजिंग रेस्पिरेटरी रेट टू विद इन नॉर्मल लिमिट्स, हम आउटकम्स करेंगे कि रेस्पिरेटरी रेट हमारे पास क्या है कि नॉर्मल लिमिट्स तक आ गए हैं, ठीक है। डिक्रीज डिस्पनिया कि उसको नहीं हो रहा, डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग में नहीं हो रही, लेस नेजल फ्लेयरिंग भी उसकी नहीं हो रही, और उसका एक्सेसरी मसल्स क्या है वो अपना कम यूज़ कर रहा है। डिक्रीज मैनिफेस्टेशन ऑफ एंजाइटी, ठीक है, कि उसकी एंजाइटी डिक्रीज हो गई और ऑक्सीजन लेवल जो है उसका 95 से, ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या हो गया 95 से ज़्यादा हो गया है। तो थैंक यू सो मच, ये आज का हमारा टॉपिक था एस्थमा का।